ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। डिफरेंट तरह के कॉस्टिंग सिस्टम होते हैं और डिफरेंट तरह के कॉस्टिंग सिस्टम के लिए कॉस्ट का रिकॉर्ड भी डिफरेंट तरह से होता है। कॉस्ट का रिकॉर्ड जो हम करते हैं वो भी डिफरेंट तरह से होता है, और उसके लिए जब यूनिट को कॉस्ट दी जाती है तो यूनिट के लिए भी डिफरेंट तरीके से होती है। मतलब ये कि कॉस्टिंग सिस्टम डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, जॉब जॉब होती है कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, किसी एक बंदे के लिए आपने स्पेशल काम करना है, तो उसकी कॉस्टिंग का तरीका डिफरेंट होगा और उसकी प्राइस का तरीका भी डिफरेंट होगा। बेसिकली ये तीनों मेथड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल सके कि हमें अपने कस्टमर को प्राइस कौन सी देनी है, किस तरह प्राइस देनी है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज लेने, लेट से हम बेकरी पे जाते हैं, बेकरी पे हम केक लेने जाते हैं। अब केक की टाइप्स होती हैं। टाइप्स का मतलब ये कि एक केक होता है ओवर द काउंटर केक, मतलब रेडी वाला केक, और एक होता है जिसको हमने कस्टमाइज्ड करके बनवाना होता है। कस्टमाइज केक वो वाला जिसको हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मर्जी से उसके ऊपर पिक्चर लगवानी है, कुछ और लिखवाना है, डिजाइन बनवाना है। अब जो कॉस्ट ऑलरेडी रेडी होते हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, उन कॉस्ट की, उन केक्स की प्राइस डिफरेंट होती है। और जो हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हम अपना मर्जी का मटेरियल बताते हैं, अपनी मर्जी का डिजाइन बताते हैं, हर चीज हमारी मर्जी की होती है, उसकी प्राइसिंग का तरीका डिफरेंट होता है। तो जॉब कॉस्टिंग होती है किसी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, स्पेशल कस्टमर के ऊपर, या स्पेशल कोई एक काम किसी का आप कर रहे हो। बैच कॉस्टिंग होती है रैंडमली हम एक बैच के अंदर हजारों यूनिट बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये जो जैसे कप केक की फैक्ट्री है, तो कप केक के लिए वो एक ही बार रैंडम मशीन्स का सेटअप लगाएंगे और एक ही बार बेक करेंगे, एक ही बार ओवन को स्टार्ट करेंगे, सारे कप केक बराबर एक ही बार निकलेंगे। तो वो होता है बैच। बैच का मतलब ये होता है कि एक टाइम में आप 1000 100 या मोर प्रोडक्ट बना रहे होते हो। अच्छा, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब जैसे अगर हम रिफाइनरी प्लांट की एग्जांपल लें, वो प्लांट्स हर वक्त रिफाइन कर रहे होते हैं, वो लगातार काम हो रहा होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जो स्टेज वाइज होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है जो स्टेज वाइज कॉस्टिंग होती है। स्टेज वाइज मतलब जो स्टेज वन का आउटपुट होगा उस उससे अगली स्टेज के ऊपर एज एन इनपुट यूज किया जाएगा, तो नेक्स्ट 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 इस तरह से हम करते जाएंगे। स्टेज वाइज कॉस्टिंग होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि हमने एक शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए पहली स्टेज ये है कि हमारे हमारे लिए हमें पहली स्टेज पे क्या चाहिए, थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए। तो धागा कहाँ से आएगा, वो पिछली स्टेज पे आएगा जहाँ पे धागा बनाने के लिए जो लगाया जाता है, जैसे कपास हम कहते हैं, उसको यूज किया जाएगा। वो लगा के वहां से धागा बनाया जाएगा, फिर धागे से आगे क्लॉथ बनाया जाएगा, क्लॉथ आउटपुट बनेगा, तो इससे हम आगे शर्ट बनाएंगे। तो एक स्टेज का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट स्टेज का इनपुट यूज होता है, तो उसको हम एज अ प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए एक वेटेड एवरेज मेथड होता है, एक फाइफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीजें जॉब बैच और प्रोसेस कॉस्टिंग करनी है। जॉब कॉस्टिंग के अंदर कौन कौन सी कॉस्टिंग है? अच्छा, जॉब कॉस्टिंग के अंदर फिर नॉर्मल लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा, अब नॉर्मल गेन होगा, उन चीजों को भी ट्रीटमेंट करनी है। उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहती है, उनकी एंट्रीज हमने कहाँ पे करनी है। ऑब्वियसली लॉस होगा तो वो हमारा एक्सपेंस होगा, तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। गेन होगा तो वो हमारा प्रॉफिट है, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीजें हमने करनी है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मैंने कहा कि प्रोसेस हर वक्त चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड होने पे हमारी मशीनें चल रही होती हैं, आधा काम हो रहा होता है, आधा काम, आधे यूनिट्स ऐसे होते हैं। मतलब लेट से अगर मैं 31 दिसंबर को अपनी सारी स्टेटमेंट क्लोज कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं करूंगी कि मैं मशीनें बंद करके पहले जो यूनिट पुराने हैं, उनको आधा काम हो चुका है उनको कंप्लीट करके तो फिर स्टेटमेंट बनाऊंगी। नो, मशीनें तो हमारी डेली चल रही होती हैं, काम तो हमारा हो रहा होता है। तो जब स्टेटमेंट बनेंगी तो कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो यूनिट्स आधे आधे, उनके ऊपर आधा काम हो चुका होगा। जैसे अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो वो 100% लग चुका होगा, बट लेबर और कन्वर्जन, लेबर और जो ओवरहेड्स हैं, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो शायद 50-80% लगी हुई हो, या 80-50% लगी हुई हो, तो वो अभी रहती है। तो उनके लिए हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे। फिर जॉइंट एंड जॉइंट कॉस्ट का भी देखेंगे, बाय और
जो प्रोडक्ट होती है, मेक और बाय प्रोडक्ट का डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो भी इन सारी चीजों में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम बताया गया है। पहले मैंने कहा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मैंने कहा किसी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्डर पे हम करते हैं। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए जब हम कोई कॉस्टिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, किसी एक बंदे के लिए, किसी एक पर्सन के लिए स्पेशली आइडेंटिफाई होता है, सेपरेटली आइडेंटिफाई होता है कि ये काम हम इसके लिए करें। वो जॉब और बैच दोनों हो सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग भी हो सकती है, बैच कॉस्टिंग भी हो सकती है, बट वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब उसमें क्लियरली बताना चाहिए कि ये सेपरेटली इस बंदे के लिए या इस जॉब के लिए या इस बैच के लिए हम करें। दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोसेस में मैंने कहा स्टेज वाइज काम चल रहा होता है, और मैंने कहा मशीनें हमारी हर टाइम चल रही होती हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग। हर वक्त ऑपरेशन आपके चल रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उस प्रोसेस के अंदर हाफ कंप्लीट होती हैं, तो जब हाफ कंप्लीट हो गई हैं तो इसका मतलब यह है कि हाफ के ऊपर आपकी कॉस्ट लग चुकी है। तो वो जो हाफ के ऊपर पैसे लग चुके हैं वो आप इस साल की स्टेटमेंट में मस्ट डालोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें ये चीज कह रहा है, जैसे एग्जांपल दे रहा है प्रोसेस एंड सर्विस कॉस्टिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब किसी का स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्डर है। इट यूज्ड व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर अ स्पेसिफिक जॉब टू बी डन, मतलब तब ये कॉस्टिंग यूज की जाती है जब कोई कस्टमर हमें स्पेशल रिक्वेस्ट या स्पेशल ऑर्डर देता है। ईच जॉब इज प्राइस्ड सेपरेटली, ईच यूनिक जॉब। ये हमेशा याद रखो। अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि हम प्राइस के लिए ये कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं कि प्राइस कौन सी देनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ मार्केट के अंदर, तो मैं अपने लिए केक डिफरेंट बनवाऊंगी, उसका पाउंड साइज जो होगा वो डिफरेंट मैं रखाऊंगी। कस्टमर कोई फॉर एग्जांपल मिस्टर बी है या मिस्टर एक्स है, ए बी सी एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है। तो वो अपने लिए केक अगर कोई बनवाता है तो वो डिफरेंट बनवाएगा, डेफिनेटली वो डिफरेंट केक होगा, उसकी डिफरेंट प्राइस होगी। तो इसलिए वो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि यूनिक प्राइस होती है। द मेन एम ऑफ द जॉब कॉस्टिंग इज आइडेंटिफाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंप्लीटिंग द ऑर्डर टू रिकॉर्ड देम केयरफुली। मतलब मेन पर्पस इसका यही है कि आप उस कॉस्ट को प्रॉपर रिकॉर्ड करो, केयरफुली देखो कि कौन सी कॉस्ट एसोसिएट हो रही है, जो नहीं हो रही उसको छोड़ दो। इंडिविजुअल जॉब आर गिवन यूनिक जॉब नंबर। अब जॉब नंबर्स होते हैं ना, अब मैंने जो अपना केक का ऑर्डर दिया हुआ होगा उसका ऑर्डर नंबर डिफरेंट होगा। हो सकता है मेरा 160 हो और अगले बंदे का 170 हो या 168 हो, तो हर एक को स्पेशल जॉब नंबर दिया जाता है और जॉब कार्ड उसके लिए तैयार किया जाता है। जॉब कार्ड का मतलब यह है कि जिसके ऊपर सॉरी कॉस्ट शीट तैयार की जाएगी उसको जॉब कार्ड के लिए, कि कौन कौन सी कॉस्ट इसके लिए लगी है। जैसे मैंने मटेरियल बताया होगा तो मैंने मटेरियल डिफरेंट बताया होगा, दूसरे कस्टमर ने बताया होगा तो उसका डिफरेंट मटेरियल बताने की चॉइस डिफरेंट होगी। उसने शायद बड़ा साइज रखवाया हो प्रोडक्ट का, शायद छोटा साइज रखवाया हो, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर के ऊपर। उसके ऊपर सारी कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। सेल प्राइस भी हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम या तो कॉस्ट का प्रॉफिट ऐड करेंगे या सेल्स का ऐड करेंगे, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चल के देखेंगे। या तो हम मार्जिन लेंगे या हम मार्कअप लेंगे। तो या तो हम कॉस्ट की परसेंटेज ऐड करेंगे कि कितने परसेंट कॉस्ट का ऐड करके सेल प्राइस बना लें, क्योंकि हमें प्रॉफिट तो चाहिए ना। या फिर हम मार्जिन बना लेंगे। अब ये एक इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर एक जॉब कार्ड बेसिकली तैयार किया गया है। जॉब कार्ड के ऊपर लिखा जाएगा कि जॉब नंबर, जॉब का क्या जॉब है, उसका नंबर क्या है, किस डेट को वो डिलीवर होगी। जैसे मैंने केक का ऑर्डर किया है तो मैं आज ऑर्डर कर रही हूँ, तो वो 3 दिन बाद अगर डिलीवर होगा तो आज मेरी सारी डिटेल, मेरा नाम, प्राइस, हर चीज लिख दी जाएगी। और ये प्राइस शुरू में जो लिखी जाती है यहाँ पे जो बताई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन की बेस पे। काम तो बाद में शुरू होता है ना। मैंने अगर फॉर एग्जांपल केक का ऑर्डर आज दिया है तो मैं उसी टाइम बिल पे करके आऊंगी एडवांस के, आपने ये डिलीवर करना है, तो वो प्राइस जो होती है वो एस्टिमेटेड प्राइस होती है, और जरूरी नहीं होता कि एस्टिमेटेड प्राइस करेक्ट हो। इस जॉब के ऊपर कस्टमर का लिखा हुआ है ग्रीन एंड को लिमिटेड, इसी तरह किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ हो सकता है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन, ट्रांसफर मशीन है क्या चीज है। जैसे मैंने अगर केक का ऑर्डर दिया तो मेरा केक जो मैंने बताया हुआ होगा उसका नाम लिखा हुआ होगा, कि प्रॉमिस डिलीवरी डेट क्या है, यानी कि किस डेट तक वो डिलीवर कर सकते हैं। और एक्चुअल डिलीवरी डेट उससे थोड़ा लेट भी हो सकती है। मतलब प्रॉमिस वो करते हैं कि हाँ इन इस डेट तक हम कर सक कोशिश करेंगे कर देंगे, बट हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिले भी हो जाए। प्राइस कोड क्या है, डिस्पैच नोट क्या है,
सारा नंबर वगैरह लिख के तो जॉब कार्ड बनाएंगे। जॉब कार्ड बनाते ही ना साथ ही वो क्या करेंगे, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारा बताया गया है। मटेरियल एस्टिमेट किया गया है $1250, लेबर एस्टिमेट किया गया है $100 और ओवरहेड 176। आवर्ली रेट हमारा है 11 और अदर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 25 है। तो उसने यहाँ पे हमें बताया कि 2001 का बैलेंस जो फॉरवर्ड हुआ है वो पूरा ये जो कार्ड बना है उस कार्ड के ऊपर मटेरियल कितना लगा है, कॉस्ट 182 के लिए क्यूमुलेटिव कॉस्ट अगर हम लोग देखें ओवरऑल तो वो कॉस्ट लगी है 1380, मतलब 1200 हमने शायद सोची हुई थी और उसके ऊपर 182 एक्स्ट्रा लगी है। इसी तरह आवर्स के लिए भी हमने 100 सोचा हुआ था, 110 लगे। और 17 आवर्स गिवन थे। इसी तरह 187 कॉस्ट थी। पूरा का पूरा ये सारी कॉस्ट दी हुई है और एनालिसिस करके बताया गया है। मटेरियल 1375 पे लगे हैं, लेबर हमारे पास $138 का लगा है, ओवरहेड 242 के लगे हैं, अदर चार्जेस जो हैं वो 25 हमने एस्टिमेट किए हुए थे बट वो लगे 23 हैं। ठीक है, वो एस्टिमेशन थी, ये एक्चुअल लगी है। तो हमारी कॉस्ट टोटल लग रही है 1788, मतलब 1778। उसके अंदर ये हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब इनवाइस प्राइस हमने बनानी है तो कॉस्ट है और कॉस्ट ये हमारा खर्चा आया तो इनवाइस प्राइस ऊपर हमने कितनी दी हुई है, 2400 की। यानी कि जिस चीज को बनाने की कॉस्ट, बनाने का खर्चा हमें इतना लग रहा है उसको हमने सेल कितने में किया, 2400 में, तो 622 प्रॉफिट है। तो वो हमने कॉस्ट का कुछ परसेंट आगे ऐड कर दिया या प्रॉफिट का, सॉरी, सेल्स का ऐड कर दिया होगा, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे इस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर, कौन कौन से जॉब कॉस्टिंग के अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर रिसीव होता है कस्टमर की तरफ से। ऑर्डर होता है तो सेल्स वाले क्या करते हैं, प्रोडक्शन वालों को ऑर्डर देते हैं कि आप प्रोड्यूस करो ये यूनिट, ये प्रोडक्ट बनाओ। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे सारे डिपार्टमेंट को बताएगा। मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर्म होगा, मटेरियल डायरेक्ट मतलब लेबर कितना चाहिए होगा, प्री डिटरमन ओवरहेड रेट, ये सारी चीजें होंगी और जॉब कॉस्ट शीट तैयार होगी जिसके ऊपर GRN होगा, सप्लायर की इनवाइस कितने की है, वो सब स्टेप्स बनेंगे। ये था हमारा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी जॉब की सारी टोटल कॉस्ट, यानी कि मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितने लगे, वेरिएबल है, फिक्स है, सब जो भी है उस सबको ऐड करके टोटल कॉस्ट बनाते हैं। टोटल कॉस्ट के अंदर प्लस हम करते हैं प्रॉफिट, मार्जिन या मार्कअप दोनों हो सकते हैं। वो हम देखेंगे आगे चल के कि मार्जिन मार्कअप का कैसे तरीका होता है, और वो हम सेल प्राइस बना के अगले बंदे को दे देते हैं कि ये आपकी सेल प्राइस है। इसी तरह आगे बैच कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग भी सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग है, बट बैच जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप एक प्रोडक्ट बना रहे होते हो, कोई एक चीज बना रहे होते हो। बैच कॉस्टिंग के अंदर आप पूरा का पूरा बैच बना के दे रहे होते हो, मतलब एक जैसी चेयर्स हैं तो आपने 2000 चेयर्स बना के देनी है, ज्यादा चीजें बना के देनी है। तो उसके लिए अगर हमें 1 चेयर की प्राइस पता हो तो हम वही मल्टीप्लाई बाय ऑल चेयर्स कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आपको पता चल जाएगी, टोटल प्राइस पता चल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे पूरे बैच में जो यूनिट्स बनाए जाते हैं उसके लिए एक कॉस्ट बनाई जाती है, एक कॉस्ट पर यूनिट, इसीलिए तो कॉस्ट पर यूनिट इन बैच लिखा हुआ है। विद इन बैच आर नंबर ऑफ आइडेंटिकल बट ईच बैच विल बी डिफरेंट। एक बैच के अंदर जो यूनिट्स बन रहे हैं वो सेम होंगे, एक बैच के अंदर जो यूनिट्स बन रहे हैं वो सेम होंगे, बट एक बैच दूसरे बैच से डिफरेंट होगा। जैसे एक बैच है हमारा कप केक्स का, तो उस ये बैच ए है, इस बैच ए के अंदर 1000 कप केक्स बन रहे हैं, वो एक जैसे कप केक्स हैं। बट अगर हम लोग कोई और पेस्ट्रीज बना रहे हैं या मफिन्स बना रहे हैं, कोई और चीज चॉकलेट्स बना रहे हैं, तो वो बैच दूसरे बैच से डिफरेंट होगा। एक बैच दूसरे बैच से डिफरेंट होता है बट एक ही बैच के अंदर प्रोडक्ट सिमिलर होती हैं। ईच बैच इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट यूनिट, हर बैच का सेपरेट कॉस्ट यूनिट बनाया जाता है जो कि चार्ज किया जाता है। अब एक चेयर की कॉस्ट को हम एक केक की कॉस्ट पे नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि केक की कॉस्ट ओवरऑल डिफरेंट है, चेयर की कॉस्ट डिफरेंट है, तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट बनेगी। कॉस्ट कैन देन बी आइडेंटिफाई अगेंस्ट द बैच नंबर फॉर एग्जांपल, और फिर कॉस्ट को बैच नंबर के अगेंस्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा। मटेरियल रिक्विजिशन विल बी कोडेड, मटेरियल रिक्विजिशन कितनी कोड हुई थी, क्या मटेरियल था, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, और मटेरियल के कितने पैसे लगे। फिर सारा का सारा बैच जब कंप्लीट होगा तो हम कॉस्ट पर यूनिट बना के उस कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करके टोटल बैच की कॉस्ट निकाल लेंगे।
यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट अगर मैंने बनाया और एक यूनिट मुझे पड़ रहा है $10 में, पर यूनिट $10 में पड़ा है, और अगर मैं 1000 यूनिट बनाती हूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर लूंगी, मुझे टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा। तो सेम हम इसी तरह करेंगे। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बैच, टोटल उस बैच के अंदर जितने भी केक्स बन रही है या बैच के अंदर जितनी भी चेयर बन रही है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच। बैच कॉस्टिंग इज वेरी कॉमन, बैच कॉस्टिंग ज्यादा कॉमन है इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के लिए, इंजीनियर जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स के लिए, फुटवियर के लिए। आप जूते एक ही जैसे बहुत ज्यादा एक बैच में बन रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, क्लॉथिंग के लिए, क्लॉथिंग इंडस्ट्री के लिए, कपड़े बनाने के लिए, टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं टेक्सटाइल मिल्स के लिए, कपड़ा जैसे ये जो अनस्टिच कपड़े होते हैं एक जैसे पेयर कितने ज्यादा निकल रहे होते हैं, तो वो वहां पे बैच कॉस्टिंग यूज हो रही होती है। और सेलिंग प्राइस ऑफ बैचेस आर कैलकुलेटेड द सेम वेज, जैसे हमने जॉब कॉस्टिंग के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। जब हमें एक का पता चल जाएगा ना कि कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके हम कर सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर कह रहा है जॉब कॉस्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जॉब कॉस्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी। वैसे जॉब कॉस्टिंग शुरू में पढ़ते हुए हमने ये बात की है कि जॉब कॉस्टिंग बेसिकली कस्टमर के मुताबिक होती है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग? कौन सी जॉब कॉस्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो। या हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस, बल्कि होमोजीनियस तो नहीं, जॉब कॉस्टिंग है तो मैं अपना ऑर्डर दूसरे बंदे से डिफरेंट ऑर्डर दूंगी, नहीं। होमोजीनियस एक जैसी होती है, होमोजीनियस नहीं हो सकती। कस्टमर ड्रीवन प्रोडक्शन, कस्टमर की मर्जी के मुताबिक होती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रोडक्शन लाइन कैन बी completed विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, हाँ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही प्रोडक्शन लाइन को कंप्लीट करना होता है एक ही कस्टमर के मुताबिक। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए नहीं है, वन बी में आ रहा है, वन तो नहीं है, सी में टू आ रहा है और डी में फिर वन आ रहा है, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर एक कस्टमर की मर्जी के मुताबिक प्रोडक्ट एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंप्लीट करके दी जाती हैं। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है? प्रॉफिट कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ये मैं आपको यहाँ पे टेबल पे करके बताऊंगी। इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्टली टेस्ट होता है, और ये वाले इस वाले कॉन्सेप्ट से आपने रिवर्स वर्किंग करनी होती है। रिवर्स वर्किंग का मतलब ये है कि वो आपको कुछ और देगा तो आपको रिवर्स वर्किंग करके आना होगा। जैसे प्रॉफिट होता है मार्कअप और वर्सेस मार्जिन, मार्कअप और मार्जिन। हमेशा याद रखो कि मार्कअप किस पे होता है, मार्कअप इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर बेस क्या होती है? कॉस्ट। और मार्जिन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इसके अंदर बेस क्या होती है, क्या रखी जाती है? सेल्स। इधर हम मार्कअप के अंदर हम बाकी कस्टमर्स को नहीं देखते कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या क्या आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, उसका कुछ परसेंटेज हम प्रॉफिट रख लेते हैं। मार्जिन के अंदर हम देखते हैं कि हमारी सेल ज्यादा हो रही है कम हो रही है, उस हिसाब से हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो इधर सेल प्राइस फॉर्मूला दोनों में सेम आता है, सेल प्राइस इज इक्वल टू सॉरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इधर भी यही आता है, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट इस फॉर्मूला को ऐसे लिखना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट हम लेते हैं, क्योंकि मार्कअप है, मार्कअप में बेस कॉस्ट होती है। इधर हम लेते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू का हम परसेंटेज एज अ प्रॉफिट रखेंगे। तो इसके लिए अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरी 25% मार्कअप है और 25% मार्जिन है, दोनों की परसेंटेज सेम ही होती है, आपको कैलकुलेशन सिर्फ डिफरेंट करनी होती है। अच्छा, टोटल कॉस्ट आ रही है 10,880, टोटल कॉस्ट है 10,880। तो मैंने क्या करना है, जो चीज जिसकी परसेंटेज होती है वो हमेशा 100% रखी जाती है। कॉस्ट यहाँ पे बेस है तो कॉस्ट 100% हो जाएगी, प्लस प्रॉफिट कितने परसेंट है? 25% मैंने रखा, 25%, इट मीन सेल प्राइस कितनी आनी चाहिए? 125%। ये याद रखना है कि जो बेस होती है वो 100% रखी जाती है, बेस हमेशा 100% रखी जाती है।
इधर अगर मैं बात करूं तो इधर मेरी सेल्स बेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये मेरा 100% होगा। ये मेरा 100% हुआ, प्रॉफिट मेरा ऑलरेडी 25% मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मार्जिन प्लस कॉस्ट 75, इन दोनों का डिफरेंस। तो 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट करनी है सेल प्राइस। सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो, जो परसेंटेज जिसकी वैल्यू और परसेंटेज दोनों गिवन होती हैं, उसको उसको डिवाइड करना होता है आपस में, और जहां तक जाना होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, 10,880। टोटल कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है, 100%। ये वाला स्टेप मैं कर रही हूँ, या ये कॉन्सेप्ट 100% है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी, 10,880 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये सेल प्राइस आ रही है आपकी 13,600, यानी कि 13,600। और अगर हम इधर बात करें तो हम क्या करेंगे, देखो कॉस्ट यहाँ पे भी हमें ये कॉस्ट पता है 10,880, बट यहाँ पे कॉस्ट की परसेंटेज क्या है, 75%। 75% मल्टीप्लाई बाय सेल्स कितनी है, 100%। तो 10,880 प्लस, सॉरी सॉरी, 10,880 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 14,5066। तो सेल प्राइस में डिफरेंस है। इन शॉर्ट ये है कि आपने क्या करना होता है, जब मार्कअप हो तो कॉस्ट की परसेंटेज, अब हम यूं भी कर सकते थे कि टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट 10,880 है, इसका 25% लेके, 25% प्रॉफिट था, 25% प्रॉफिट लेके हम इसमें ऐड कर देते, प्लस 25% प्रॉफिट, इसमें जो भी आंसर आता है, लेट से 10880 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है 2720। ये ऐड करके हम सेल प्राइस बनाते, तब भी ये 13,600 ही आता। ठीक है, आपके पास दोनों मेथड है, एक ये मेथड है कि जो कॉस्ट दी हुई है उसका 25% लेके आप उसमें ऐड कर दो, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट भी होता है। इधर हमारा कॉन्सेप्ट था कि सेल की परसेंटेज लेनी होती है, तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी निकली, हमने इधर क्या करना होता है कि सेल प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे तो जाहिर है आपको कॉस्ट गिवन, कॉस्ट का परसेंटेज तो आप नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि कॉस्ट है 10,880 डिवाइडेड बाय, इसकी परसेंटेज है 75 मल्टीप्लाई बाय 100, में सेल प्राइस निकालनी है 14,5066। और आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो बीच में जो आएगी वैल्यू वो प्रॉफिट होगा, जो इसमें ऐड होके सेल प्राइस बनी है। यहाँ पे कह रहे हैं ऑलरेडी सीन दैट कॉस्ट जॉब्स एंड बैचेस आर बिल्ट अप फ्रॉम द कॉस्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट वेजेस, मतलब मटेरियल से बनती है, कितना खरीदा, वेज कितने लगी एम्प्लॉयज की, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने लगे। वो कह रहे हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर जॉब या बैच की पता चल जाए, तो अब हमने देखना होता है प्रॉफिट कितना आता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मार्कअप यूज किया जाता है, प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट। पीछे अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर मार्कअप है तो प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को बेस हमने रखा था, परसेंटेज हम कॉस्ट की लेते हैं। और अगर मार्जिन है तो प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा, सेल्स की बेसिस पे हम प्रॉफिट को रखेंगे। कॉस्टिंग फॉर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, वो कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस, सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है 10,000 बैरल की। एक मिनट में इस क्वेश्चन को जरा दूसरी साइड ले। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो कह रहा है कि सेल प्राइस बनानी है। हमेशा हम याद रखें कि हमें जब भी सेल प्राइस बनानी है तो हमें फॉर्मूला लिखना है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट के अंदर जब प्रॉफिट ऐड किया जाता है वो सेल प्राइस बन जाती है, बट वो सेल प्राइस हमें
बनाने के लिए पहले टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट यहाँ पे बिक्री बिक्री दी हुई है तो उसको हमने कंबाइंड करना है। वो कह रहा है जेट प्रिंट लिमिटेड स्पेशलाइज इन प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एंड इट्स प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स प्राइस लिस्ट। अगर वो लीफलेट बनाने में एक्सपर्ट हैं और इनका जो प्रोसेस है लीफलेट का बनाने का, वो प्राइस लिस्ट मतलब उनकी साथ दी जाती है। द मोस्ट पॉपुलर रिक्वायरमेंट इज फॉर फोल्डेड लीफलेट्स मेड फॉर अ सिंगल शीट A4 पेपर के ऊपर वो बनाते हैं। उनका फॉर्मेट ये है, फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स एंड बजट्स फिगर्स द फॉलोइंग डाटा दे दिया गया है। 10,000 बैचेस का दिया गया है, जबकि हमने 10,000 लीफलेट के लिए दिया हुआ है। सेल प्राइस बनानी है। आर्ट वर्क दिया गया है 65, मशीन सेटअप दिया गया है 4 आवर्स और उसके अंदर 22 पर आवर। पेपर दिया गया है, पेपर इज बेसिकली मटेरियल, तो मटेरियल हमारा चेंज होगा। मटेरियल जो होता है वो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बढ़ता है। अच्छा, वो कह रहा है इंक एंड कंज्यूमेबल्स, इंक और इंक कंज्यूमेबल वो भी दी गई है। अच्छा, 10,000 के लिए वो सारी चीजें दी गई हैं, वो चेंज नहीं होंगी। 20,000 के लिए वो चेंज होंगी। प्रिंटर वेजेस दी गई है 4, तो हम यहाँ पे हमें जनरल फिक्स्ड ओवरहेड दिए गए हैं 15,000 पर पीरियड और टोटल 600 लेबर आवर दिए गए हैं जिन्होंने वर्क किया है। द फर्म wishes to achieve 30% profit markup when 10,000 लीफलेट। अगर 10,000 लीफलेट बना रहे हैं तो फॉर्म 30% एक्सपेक्ट कर रही है, और अगर 20,000 बना रहे हैं तो फिर 30% मार्जिन कर रहे हैं। तो हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखूंगी। टोटल कॉस्ट के लिए मेरा आर्ट वर्क आ जाएगा। अभी हम कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए आर्ट वर्क 65 ही रहेगा। देन मशीन सेटअप भी वही रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो सेम सारा कुछ रहेगा। 24 है तो 24 इंटू 4, 88 आ जाएगा। पेपर हमारे 1,000 शीट्स लगी हैं पर 1,000 के लिए। तो 1,000 के लिए अगर 12.5 लगा है, 12.50 किसकी है, 1,000 की है। हमने कितने पे कैलकुलेट करनी है, 10,000 पे, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। 12.5 डिवाइडेड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 शीट्स, तो ये आ रही है 125। 125 पेपर आ रहे हैं। अच्छा, देन इंक एंड कंज्यूमेबल 40 आ रहा है। इंक वगैरह 40 आ रहा है। देन प्रिंटर वेजेस 4 आवर एट 8 पर आवर। वेजेस हमारी 8 आ रही है, और साथ ही साथ हमारी ये सारी प्राइम कॉस्ट आ रही है। प्रिंटर वेजेस वेरी विद द वॉल्यूम। जनरल फिक्स्ड ओवरहेड हमें दिए गए हैं 15,000, और जो लेबर आ रहे हैं वो 600 है, तो 15 था। हमें OAR कैलकुलेट करना है। 15,000 डिवाइडेड बाय 600, 25 आ जाएगा। 25 ये हमारे पास आ गया 25। देन उसके लिए आगे वो हमें कह रहा है कि अच्छा, टोटल कॉस्ट हमने इसको कर लेनी है। टोटल कॉस्ट में सब ऐड कर देंगे। 65, 88 प्लस 125 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 25, ये सब कुछ करके 351 आ जाएगा। प्लस हमने करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम किसका लेके आ रहे हैं, 30% मार्कअप। मार्कअप है तो 351 का 30% लेंगे। 351 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 105। 105, तो 351 प्लस 105, तो ये आ जाएगा 456 सेल प्राइस। अब दूसरे सेक्शन में हमने क्या करना है, इस बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। दूसरे सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल ये करना है
कि ये कॉस्ट जब दी गई है, आर्ट वर्क याद रखें, ये 10,000 के लिए था, 20,000 के लिए जब आप करेंगे। आर्ट वर्क चेंज नहीं होता, स्टाइल यानी कि बनाने का चीज को, वो चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। मशीन सेटअप भी हमारे पास 88 ही रहेगा। मशीनें भी ज़ाहिर है एक ही बैच में एक ही बार सेटअप लगेगा। पेपर अलबत्ता ज़्यादा हो जाएंगे। पेपर 12.50 डिवाइडेड बाय 1000 था, मल्टीप्लाई बाय 20,000 कर लेंगे, वो डबल हो जाएगा। इंक एंड कंज्यूमेबल 40 है, तो इंक और कंज्यूमेबल भी मटीरियल है, मटीरियल ज़्यादा हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा क्योंकि डबल यूनिट्स हैं। प्रिंटर वेजेस 4 आवर एट 8 पर आवर, प्रिंटर वेजेस 8 पर आवर है। अच्छा, वो भी डबल हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि वॉल्यूम के साथ ये वेरी करेगी। वो 16 हो गई, तो बस अब हमने क्या करना है, इन सारी कॉस्ट को ऐड करना है। बल्कि फिक्स्ड ओवरहेड भी तो हमने लेने 25, और इस सारी कॉस्ट को हमने ऐड करना है। टोटल कॉस्ट करने के बाद हमने पहले सेल प्राइस देखनी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, लेट से यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आती है, फॉर एग्जांपल अभी सही में कैलकुलेट नहीं करी, सिर्फ शॉर्टकट बता रही हूँ। लेट से आपकी कॉस्ट आती है 360, तो आपने सेल प्राइस पे जाना है, तो 360 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन मार्जिन। मार्जिन 30% है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30%। 30% है, और मार्जिन वो सेल्स पे होता है, इसमें सेल्स 100% हो जाएंगी, तो कॉस्ट इसका मतलब है 70% रही होगी। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो बीच में जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा। यानी कि इधर जो सेल प्राइस आएगी, सेल प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस लेके हमारे पास इधर जो वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करना है। ओके, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, वो कॉस्टिंग जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जॉब कॉस्टिंग होगी, बैच कॉस्टिंग होगी। जॉब या बैच जो होता है वो किसी स्पेशल कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर, कभी हम किसी को एक ही प्रोडक्ट बना के दे रहे होते हैं और कभी किसी को थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट बना के दे रहे होते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग वो वाली कॉस्टिंग होती है जहां पे हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, प्रोडक्शन सिस्टम वो कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब हर वक्त प्रोडक्शन चल रही होती है, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस होते हैं हमारे, हर वक्त प्लांट्स चल रहे होते हैं, हम उनको स्टॉप नहीं कर रहे होते। तो उसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो स्टेज वाइज बनती हैं। स्टेज वाइज मतलब एक स्टेज कंप्लीट हुई तो उसका जो आउटपुट आएगा, एक स्टेज का जो आउटपुट आएगा उसका, उससे अगली स्टेज का, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाके उस नेक्स्ट स्टेज के लिए वो इनपुट यूज होगा, फिर अगली स्टेज पे जाके वहां से आउटपुट बनेगा। इस तरह से ये स्टेज वाइज बनता है। मतलब एक ही बार हम, जैसे हम जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग के अंदर एक ही बार केक का सारा मटेरियल तैयार करते थे और उसको ओवन में लगा देते थे बेक होने के लिए, और वो हमारा बन जाता था, केक बन जाते थे। अब ये होता है कि आपकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे टेक्सटाइल के अंदर हम लोग अगर बात करें, जैसे मैंने क्लॉथ्स की एग्जांपल दी थी कि पहले कपास आपके पास आता है, फिर आपके पास धागा बनता है, धागा बनने के बाद धागा एक स्टेज है, फिर धागा बनने के बाद धागे से कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा एक स्टेज है, फिर कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग और सब कुछ किया जाता है, वो एक सेपरेट स्टेज है, फिर उस कपड़े से शर्ट बनाई जाती है, वो एक सेपरेट स्टेज है। तो फाइनल प्रोडक्ट तक आने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से आपको गुजर के आना होता है। तो वो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। और ऐसा जैसे इसके लिए टेक्सटाइल या हम रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उनकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल डाला जाता है, क्रूड ऑयल को साफ करके उसमें से पहले वो जो मिनरल्स होते हैं, जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं डस्ट के या जो भी चीजें होती हैं, उनको निकाल के फिर प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद फिर उसके अंदर और केमिकल्स मिला के उसको प्रॉपर शेप में अंदर या तो गैसोलीन बनाई जाती है या फ्यूल बनाया जाता है या वट एवर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा होता है कि उस स्टेज के अंदर, उस स्टेज वाइज प्रोसेस के अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि आप, अगर मैंने 100 kg का मटेरियल डाला तो 100 kg का ही आगे आउटपुट बनेगा, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। क्योंकि उसके अंदर से बीच में से, जैसे मैंने क्रूड ऑयल की एग्जांपल दी, हम अगर क्रूड ऑयल डालते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल का मतलब है खाम तेल, जो गंदा तेल होता है उसको हम प्यूरिफाई करने लगे,
तो वो हम अगर 100 kg डालेंगे तो एटलीस्ट 1 kg या 1.5 kg या 2 kg उसके अंदर बीच में मिनरल्स होंगे, बीच में गंद होगा, वो सारा कुछ साफ होगा। तो जितना हम इनपुट डालते हैं उतना ही आउटपुट नहीं होता। तो उसके अंदर कुछ हमारे लॉसेस होते हैं, उस लॉस का भी हमने रिकॉर्ड करना होता है। उसकी रीजन ये है कि जब हमने 100 kg क्रूड ऑयल खरीदा तो हमने 100 kg के लिए पैसे पे किए। उसके अंदर से जो हमारा कचरा और वो चीजें निकल रही हैं, बीच में से मिनरल्स निकल रहे हैं, वो हमारा लॉस है। लॉस के भी हमने पैसे दिए, यानी कि वो भी हमारी कॉस्ट है, उसका भी हमने रिकॉर्ड करना है। तो वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें वो क्या कह रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग मेथड यूज्ड व्हेन मास प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग होती भी कहाँ पे है? जैसे मैंने बड़ी प्रोडक्शन, आपको एक बड़ी प्रोडक्शन की एग्जांपल दी कि रिफाइनरी प्लांट्स होते हैं जहाँ पे, या फिर टेक्सटाइल मिल्स होते हैं, आइडेंटिकल केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। मास प्रोडक्शन होती है लार्जर प्रोडक्शन, बहुत बड़े लेवल की प्रोडक्शन। तो ये बड़े बड़ी कंपनीज की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की एग्जांपल मैंने आपको दी। मैनी आइडेंटिकल प्रोडक्ट टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ बार, चॉकलेट्स हो सकते हैं, कैंस हो सकते हैं, सूप हो सकता है, टिन ऑफ पेंट्स हो सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है। वन ऑफ द डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट ऑल द प्रोडक्ट्स इन अ प्रोसेस आर आइडेंटिकल। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सारी चीजें आइडेंटिकल बन रही होती हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर, सब होमोजीनियस, वर्ड होमोजीनियस भी यूज हो सकता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट बन रही होती है। अच्छा, उनका डिफरेंस दूसरी प्रोडक्ट से नहीं किया जा सकता, सेम सेम तरह की प्रोडक्ट बन रही होती हैं। ये जैसे मैंने कपड़ों की एग्जांपल दी, जैसे मैंने ऑयल रिफाइनरी की एग्जांपल दी, तो उसके अंदर भी ऑयल हम एक ही जैसा बना रहे होते हैं। इसके लिए हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो होगा वो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट होगा जिससे हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि बेसिकली जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट के लिए हमें कॉस्ट का नहीं पता होता कि वो कितनी कॉस्ट पे लगेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर जितनी कॉस्ट लगी, मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड्स लगे, वो सारा सारा कुछ करने के बाद जितना नॉर्मल आउटपुट था। ये तब फॉर्मूला यूज होता है इफ यू डोंट हैव लॉस, मतलब अगर आपके पास लॉस नहीं है। एक्सपेक्टेड आर नॉर्मल आउटपुट, एक्सपेक्टेड आर नॉर्मल आउटपुट, अगर हम लॉस होगा तो उसको डेफिनेटली माइनस भी करेंगे इनपुट में से। अच्छा, या फिर इसको हम यूं कर लेते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड इनपुट आता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है, ये इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस आता है। इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। Another main feature of the process costing is that the output of one process may form the material of input of the next process। हमने लेक्चर स्टार्ट कर किया तो हमने उसको सबसे पहले ये चीज डिस्कस की कि जो पिछले प्रोसेस का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट ट्रीट किया जाता है, उसको हम इनपुट ही ट्रीट करते हैं। तो ये तो चीज हमने पहले पढ़ ली। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हम इसको कैसे करेंगे। इनपुट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 का इनपुट होगा, वहां से आउटपुट बना, आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए इनपुट यूज हुआ, इसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट होगा। इसके ऊपर फर्दर लेबर मटेरियल ओवरहेड लग रहे हैं, इसके ऊपर एडिशनल मटेरियल लेबर ओवरहेड लग रहे हैं, एडिशनल मटेरियल लेबर ओवर। हो सकता है कि इस प्रोसेस तक हमारी जो कॉस्ट लगी हो वो सिर्फ 50% तक लगी हो, इधर आगे 30% मजीद लग रही है, और 20% काम जो रहता है वो यहाँ पे लग के 100% हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट किस तरह से वेरी करती है, आपके प्रोसेसेस किस तरह से चलते हैं। आल्सो वेयर द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस हमारे वो वाले यूनिट्स होते हैं जो इन प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर काम हो रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो जब हम आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं तो उस दिन हमारे पास आधे यूनिट प्रोडक्शन के अंदर हैं, यानी कि जिसके ऊपर 80% तक काम हो चुका है। तो अगर आपने 80% तक काम कर लिया तो 80% पैसे आप पे कर चुके हैं, वो आपको कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड करने ही करने हैं। तो हम लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं तो ये लेट सपोज 2021 है, 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम क्लोज कर रहे हैं तो 80% कॉस्ट हम उसकी लगाएंगे और यूज करेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। अब 20% जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो जाहिर है 2022 के अंदर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में रखना है कि क्लोज कितने पे हो रहा है, और आगे जाके भी उसको अगले साल या अगले प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस 2 के अंदर या प्रोसेस 3 के अंदर
जहां पे भी वो हम क्लोज कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो वो 20% रिमेनिंग कॉस्ट उसकी वहां पे लगेगी। द डिटेल ऑफ प्रोसेस कॉस्ट एंड यूनिट्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रोसेस अकाउंट। जो भी डिटेल्स होती हैं वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। प्रोसेस अकाउंट बेसिकली जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो आप बनाते हो, एक कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो टी अकाउंट का, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो टी अकाउंट आप यूज करते हो यानी कि लेजर जो बना रहे होते हो, वैसा ही अकाउंट हम बनाएंगे। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो टी अकाउंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। सॉरी। तो उसको भी हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, सब कुछ हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे एक रूल याद रखना है। रूल यहाँ पे क्या कहता है, ये रूल हमने रखना है। वट एवर क्लोजिंग है, जो भी है, रूल क्या रखना है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। या ये नहीं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मतलब आउटपुट उतना आएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि यूनिट्स का कॉलम जो इनपुट साइड वाला है और आउटपुट साइड वाला है, ये यूनिट्स के कॉलम की बात हो रही है। ये कॉलम की बात हो रही है कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। और जो वैल्यू ऑफ द इनपुट है, वैल्यू ऑफ इनपुट, रूल क्या कहता है, हमेशा ये होगा, वैल्यू ऑफ इनपुट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे यहाँ पे ये 24,000 आ रहा है, 10,000 कॉस्ट, 1,000 कॉस्ट है, और ये 24,000 आ रहा है, और ये 13,000 आगे कॉस्ट बन रही है। मटेरियल टू में ट्रांसफर हुए इतने यूनिट्स, तो इनकी कॉस्ट आ रही है। तो ये हमारा 1,000 और 1,000 और इधर वैल्यू का कॉलम भी इधर और इधर बराबर होगा। यहाँ पे वो कह रहा है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इन द प्रोसेस एंड कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट। हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके प्रोसेस अकाउंट को इक्वल कर लेते हैं। तो वैल्यू के लिए हमने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, पुरानी कॉस्ट कितनी आ रही है, 24,000। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस तो दिया हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट यानी कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका 1,000 ही रहेगा, ऊपर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट करनी है। एक तो 24,000 की कॉस्ट ऑलरेडी आ रही है, प्लस हमने क्या कर देना है, जो नई कॉस्ट आ रही है, 5,000, 4,000 और 3,000। 9 और 4 13, 13,000। तो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है 24,000, 24,000 प्लस 13,000, ये आ जाएगा 37,000। और 37,000 डिवाइडेड बाय 1,000 करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 37 कॉस्ट पर यूनिट। तो 1,000 को 37 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका 37,000 वैल्यू आ जाएगी और इधर आपकी 37,000 वैल्यू आ जाएगी। तो ये अकाउंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू कॉलम एंड द यूनिट्स कॉलम मस्ट बी इक्वल टू यूनिट कॉलम। ये हमने हर तरीके से, सिंपल जो या सिंपल है या नॉर्मल लॉस वाला है, नॉर्मल लॉस वाला है, नॉर्मल गेन वाला है, कोई भी अकाउंट है, उसको हमने वैल्यू के कॉलम को वैल्यू के इक्वल और जो नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के कॉलम में करना है। बेशक लॉस भी आ रहा हो, बट वो लॉस हम ऊपर ट्रीट करके इस अकाउंट को हमेशा बैलेंस रखेंगे, इस अकाउंट को हमेशा इक्वल रखेंगे। आगे हमें दे रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग विद नॉर्मल लॉस। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग है विद नॉर्मल लॉस के। अभी तक हमने सिंपल प्रोसेस अकाउंट पढ़ा है कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट को हम कैसे डील करेंगे। अब हम विद नॉर्मल लॉस करने लगे हैं। अच्छा, विद नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, अब हमने ना ये याद रखना है कि लॉसेस की टाइप्स होती हैं। लॉसेस की टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका नॉर्मल लॉस, एक होता है एब नॉर्मल लॉस। हमने इनको एब नॉर्मल लॉस, हमने इनको पढ़ना है। नॉर्मल लॉस इफ expected
लॉस इज मतलब एक्सपेक्टेड लॉस, यानी कि यो जो एक्सपेक्टेड लॉस है वही हमारा एक्चुअल इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस, यानी कि जितना भी हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था उतना ही लॉस एक्चुअल लॉस के अकॉर्डिंग है, तो वो हमारा नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को हम रूटीन लॉस भी कहते हैं। रूटीन यानी कि हर रोज हम करते हैं ना काम, तो हमें पता है कि एटलीस्ट 2 किलो 3 किलो 4 किलो या नॉर्मली जितना भी हमारा वेस्ट होता है तो वो हमें पता होता है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? इफ expected loss is greater than the actual loss। abnormal, if actual loss is greater than the expected loss, यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था या रूटीन हमारी कह रही थी कि हमारा लॉस होगा 50 यूनिट्स का या 50 केजी का, जबकि हुआ एक्चुअल कितना 100 का, तो वो एब नॉर्मल लॉस है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के लॉस आया है। हमने जो सोचा हुआ था उस लॉस से बहुत ज्यादा लॉस है, तो उस लॉस को हम एब नॉर्मल लॉस कहते हैं। वट एवर लॉस कोई भी हो, नॉर्मल हो या एब नॉर्मल हो, वो हमेशा एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। लॉस को हम हमेशा एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और इसकी एंट्री पास करेंगे और उसको देखेंगे कि डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, क्यों आएगा। सम टाइम इन प्रोसेस द टोटल इनपुट यूनिट में डिफर फ्रॉम द टोटल आउटपुट। जाहिर है जितना हमने इनपुट दिया हुआ होता है उतना ही आउटपुट नहीं बनता। दिस इज क्वाइट नॉर्मल एंड यूजुअली हैपन when there are losses or gains in the process। मतलब लॉसेस भी हो सकते हैं और गेन भी हो सकता है। गेन तब होता है जब आपकी एक्चुअल एक्चुअल लॉस, गेन का मतलब ये नहीं है, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि गेन का मतलब ये है कि हम 10 केजी का इनपुट इंकर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 12 केजी के यूनिट्स बनेंगे। नो, हाउ कम इट इज पॉसिबल कि हम लोग ये कहें कि 10 केजी का इनपुट डालने से हमें 12 केजी आउट मिलेगा तो गेन होगा? नो। जो नॉर्मल लॉस हमने एक्सपेक्ट किया हुआ होता है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है ना उससे कम लॉस हो जाए। एक्सपेक्टेड लॉस अगर मेरा 50 है और मेरा जो एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉस जो आया वो 40 हो गया, तो 10 यूनिट का मुझे गेन हो गया। ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़े केजी डाल के ज्यादा आउटपुट बनाओगे, नेवर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। Losses may occur due to evaporation or wastage of material. This may be an expected part of the process। जाहिर है जब evaporation करते हैं, जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं या जो हमने क्रूड ऑयल है उसको हम प्योरीफाई करते हैं, तो जाहिर है बीच में से कुछ मटेरियल जाया होता है, वेस्ट होता है, मशीनों में से गिर रहा होता है, तो वो लॉस आ सकता है। लॉस में सम टाइम भी सोल्ड, अच्छा लॉस को भी कभी कभी सेल कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लॉस सेलेबल होता है। कैसे? जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि जब हम फर्नीचर बनाते हैं, जब फर्नीचर बनाई जाती है, आपको पता है कि फर्नीचर बनते हुए हम जब वुड खरीदते हैं, वुड हमने बाय की, लेट से हमने 100 केजी वुड बाय की, 100 केजी के लिए हमने पे किया $500। मतलब हमें 100 केजी $500 की पे हुई, मतलब पड़ी हमें। जब हम फर्नीचर बनाएंगे तो उस लकड़ी का कुछ हिस्सा, जब वो लकड़ी तराशी जाती है, उसको ठीक कटिंग किया जाता है, उस कटिंग के दौरान कुछ लकड़ी वेस्ट होती है, मतलब कुछ वुड वेस्ट होता है। जैसे आप वो जैसे टेबल या बेड्स बना रहे होते हैं तो उनको ऊपर से डिजाइनिंग के लिए रगड़ रहे होते हैं या मशीन्स के साथ उसका डिजाइन वगैरह बना रहे होते हैं, तो कुछ लकड़ी वेस्ट होती है। वो वेस्ट जिसको बेसिकली बार्क भी कहते हैं, कि वो जो डस्ट बार्क है उसको लोग खरीदते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? कुछ लोग अपने सर्दियों में, जो गांव के लोग होते हैं, सर्दियों में अपने फर्श पे डालने के लिए लेते हैं ताकि ठंड ना हो। कुछ लोग जलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो पैसों की बिकती है। तो सम टाइम हम नॉर्मल लॉस को, सम टाइम सॉरी, हम लॉस को बेच भी सकते हैं, यानी कि उससे भी हमें इनकम हो सकती है। तो वो जो लकड़ी जाया हुई वो उसको बेच के हम पैसे भी ले सकते हैं। Sometime be sold and general revenue which is generally referred to as a scrap। जाहिर है स्क्रैप वैल्यू है ना, वो उसका जो मतलब बचा कुचा था, बची कुची लकड़ी थी, जो फर्नीचर काटते हुए बीच में थोड़ी बहुत सही लकड़ी भी कटी और कटी, मतलब उसको उसका हमारे पास कोई यूज नहीं है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस इज द लॉस दैट एक्सपेक्टेड इन अ प्रोसेस ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल इनपुट। मतलब इनपुट का ही वो कुछ परसेंटेज होती है और हमें पता होता है रूटीन वाइज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ इतना लॉस होगा मुझे, हर रोज मैं ये काम करती हूँ मुझे पता है इतना थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, उसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। अच्छा,
जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन उन्होंने सॉल्व करके भी दी हुई है। अच्छा, इफ 10,000 इफ 1,000 यूनिट्स इनपुट हमने प्रोसेस के अंदर किया और कॉस्ट उसकी है 1,800, ठीक है, 1,800 कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ, वो कह रहा है 10% हमारे पास नॉर्मल लॉस है। तो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10% ऑफ नॉर्मल लॉस, 10% किसका है? इनपुट का है। तो इनपुट कितना है? 1,000, 1,000 का 10% उसने लेके बताया कि 100 यूनिट हमारा नॉर्मल लॉस है। तो टोटल हमारे पास इनकी कॉस्ट कितनी आई? 1,800 आई। तो ये इस तरह से हमें लॉस कैलकुलेट करना है। और एवरेज कॉस्ट पर अब अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊं, अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊं यानी कि लेजर अकाउंट बनाऊं, तो मैं क्या करूंगी? लेजर अकाउंट फाइनेंशियल का सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन और वैल्यू के साथ बनता है। मैनेजमेंट का हमेशा यूनिट्स और वैल्यू दोनों के साथ बनता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्रोसेस अकाउंट है वो यूनिट प्लस वैल्यू दोनों से बनता है। यूनिट प्लस वैल्यू दोनों से बनता है। यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी, और ये मेरी आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड है और ये मेरी इनपुट साइड है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखती हूँ कि मेरे पास 1,000 इनपुट था, इनपुट मैंने लिखा 1,000, मैं यूनिट्स में लिखूंगी 1,000 और इनपुट की कॉस्ट लिखूंगी। इनपुट की कॉस्ट है 1,800, मैंने 1,800 लिख ली। ये हमारे पास 1,000 आ गया और वैल्यू हमारे पास आ गई 1,800। अब हमने क्या करना है? यूनिट के अंदर इधर लिखना होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी कि जो कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स हैं। कंप्लीटेड प्रोडक्ट आपकी कितनी बनी? 10% लॉस हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो इनपुट आपका है 1,000, लॉस आपका है 100। 100 लॉस मुझे कैसे पता चला? 10% ऑफ इनपुट, तो वो 100 बना। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास आ रहा है 900। मैंने यहाँ पे यूनिट्स में लिख दिया 900। अब ये वाला कॉलम 1,000 वाला और ये वाला बराबर नहीं है, और इसके लिए मुझे कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी है। तो हम लोग अगर लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस हमारा एक्सपेंस है। लॉस हमारा एक्सपेंस है। लॉस की एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं लॉस की? लॉस हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, ये हमारा लॉस डेबिट हो जाएगा। और हमारा कॉस्ट अकाउंट या जो वर्क इन प्रोग्रेस है या प्रोसेस अकाउंट ही हम कर लेते हैं। देखो, लॉस किस दौरान हुआ? प्रोसेस अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? आप देखो, लॉस किस दौरान हुआ? जब आप प्रोसेस कर रहे हो। और प्रोसेस अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है जो इन्वेंट्री का अकाउंट होता है, यानी कि इसके अंदर यूनिट्स बन रहे हैं ना। इस अकाउंट के अंदर इन्वेंट्री बन रही है, यूनिट्स बन रहे हैं, तो हमारा ये वाला इन्वेंट्री का अकाउंट जो होता है वो किससे रिलेट होता है? इन्वेंट्री हमारी होती है एसेट। एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, लेकिन एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये अकाउंट हमारा डिक्रीज हुआ है, यानी कि इतने से अगर 50 यूनिट से हमारा लॉस आ रहा है तो 50 यूनिट से हमारा इन्वेंट्री अकाउंट भी कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पे हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट साइड पे है। रीजन क्या है? नॉर्मल लॉस। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखा। बट नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में हमारा कितना है? 100, तो ये 100 हो गया। तो यहाँ पे यूनिट्स मेरे पूरे आ गए 1,000। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,800। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दी हुई। -0 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 900। तो 1,800 डिवाइडेड बाय 900, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,800 आ जाएगा। तो प्रोसेस अकाउंट हमारा इक्वल हो गया 1,800। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू एंड द यूनिट कॉलम इक्वल टू यूनिट कॉलम। इस तरह से हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है। यहाँ पे जैसे कॉस्ट पर यूनिट उसने 2 ही निकाली है, हमने पूरा टी अकाउंट बना के भी इसको सॉल्व किया है। अच्छा, नॉर्मल लॉस की कुछ स्क्रैप वैल्यू भी होगी। अगर स्क्रैप वैल्यू होती है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आती है तो वो स्क्रैप वैल्यू इट मीन्स हमारे पास इनकम ट्रीट होगी। क्यों इनकम ट्रीट होगी? यानी कि वो पैसे हमें, नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ पैसा दे के जा रहे हैं, तो वो हमारा इनकम ट्रीट होता है, यानी कि वो हमारे पैसे हैं, रेवेन्यू है। इफ द नॉर्मल लॉस सोल्ड स्क्रैप वैल्यू इट इज नॉट गिवन अ कॉस्ट बट द रेवेन्यू इज यूज टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट। जाहिर है रेवेन्यू को हम यूज करेंगे ताकि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम चार्ज हो, क्योंकि
प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम उस रेवेन्यू को साथ माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू वापस आ गया तो उससे हमारी कॉस्ट कम हुई है। इफ द नॉर्मल लॉस फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कितना है, अगर उसको हम सेल करते हैं तो सी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्यों किया, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू वो इनकम आई हमारे पास उस लॉस को सेल करने की, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो इसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट का भी मैंने ऊपर फॉर्मूला यही बताया। इफ द नॉर्मल लॉस है स्क्रैप वैल्यू इट इज द वैल्यू प्रोसेस अकाउंट एट दिस वैल्यू। जाहिर है अगर नॉर्मल लॉस की अपनी वैल्यू है तो जब हम टी अकाउंट बनाएंगे, जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू हम लिखेंगे आगे। इफ द नॉर्मल लॉस डज नॉट हैव स्क्रैप वैल्यू इट इज वैल्यूड एट प्रोसेस अकाउंट एज नील। अगर नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं है तो इधर मैंने नॉर्मल लॉस लिखना है, उसके मैंने 50 यूनिट्स लिखने हैं, तो उसकी वैल्यू मैंने 0 लिखनी है कि वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्क्रैप वो प्रोसीड ही नहीं कर रहा, हमें वो कुछ भी पैसे नहीं दे रहा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये चीज दी हुई है। प्रोसेस, वो कह रहा है कि प्रिपेयर करो प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट हम बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट हमने कैसे बनाना है, टी अकाउंट बनाना है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस वन, कंप्लीट द प्रेस प्रोसेस अकाउंट एंड द स्क्रैप वैल्यू। तो टी अकाउंट मैंने बनाना है, मैं टी अकाउंट यहाँ पे बना लेती हूँ। टी अकाउंट मेरा बनेगा यूनिट और वैल्यू में, यूनिट और वैल्यू में, और ये मेरी आउटपुट साइड है, ये मेरी इनपुट साइड है। सबसे पहले हम इनपुट वाली साइड देखते हैं। मटेरियल इनपुट है 1000 और उसकी कॉस्ट है 10,000। मटेरियल कितना आ रहा है, यहाँ पे आप लिखो इनपुट या आप लिखो मटेरियल, बात एक ही है, मटेरियल ही इनपुट हुआ है। यूनिट्स में लिख लेंगे 1000 और इसी के सामने लिख देंगे 10,000। उसकी रीजन ये है कि जो मटेरियल 1000 यूनिट के लिए यूज हुआ वो 10,000 में आया, तो 1000 ये आ गया। तो लेबर कॉस्ट हमारे पास, लेबर कॉस्ट कॉस्ट के नीचे लिखेंगे। जब डॉलर साथ लिखा हुआ है तो वो कॉस्ट के नीचे आएगा, जब यूनिट्स लिखे हुए तो यूनिट्स के नीचे आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000, ये 10,000 है। और अगर आप इसको और ज्यादा समझने के लिए करना चाहते हो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड जो लग रहे हैं वो 6,000 लग रहे हैं, ये मैंने इन सबको ऐड किया। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1000 और टोटल कॉस्ट 8 6 14 और 10 24, 24,000 ये आ गया। इधर मैंने लिखना है फिनिश गुड्स यानी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट के अंदर वो कह रहा है 4% लॉस है और स्क्रैप वैल्यू उसकी 12 है। तो अगर हम 1000 का 4% निकालेंगे तो वो नॉर्मल लॉस आ जाएगा। 1000 इक्वल टू 4%, 1000 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स आ गए, इसका मतलब ये है कि फिनिश गुड एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आएंगी, एक्सपेक्टेड आउटपुट इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट है 1000 का, उसमें से 40 माइनस कर देंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा 960। 960 मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने यहाँ पे लॉस पहले ही लिख दिया, उसकी रीजन ये है नॉर्मल लॉस। क्रेडिट साइड में क्यों ट्रीट कर रही हूँ, क्योंकि आपने पीछे जाके वापस एंट्री देखनी है कि हमने एंट्री पास क्या की है। तो वो एंट्री थी कि लॉस हमारा डेबिट होता है, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट की जगह लिख रहे हैं। तो प्रोसेस अकाउंट के लिए हम लिख रहे हैं कितना, 40, यानी कि जो लॉस हमारा नॉर्मल लॉस हुआ 40। ये यूनिट हमारे 1000 पूरे हो गए। अब हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। 40 की वैल्यू एक यूनिट की कितनी है, 12, ये अपनी जगह आ जाएगा 12 पर यूनिट। अच्छा, 960 के लिए एवरेज कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 24,000 और 40 इंटू 12 है 480 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट है 960। तो 24,000 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 960, ये आपका बनेगा 24.5। मैंने मल्टीप्लाई किया 24.5 को और इधर मैंने लिख दिया 480। लॉस की वैल्यू तो 480 ही थी। 480, 960 मल्टीप्लाई बाय
960 मल्टीप्लाई बाय 24.5, इसका आंसर आ रहा है आपका, इसका इन दोनों का आंसर यहाँ ऊपर मैं लिख रही हूँ, 23,520। 23,520 और इसका 480। इसके अंदर आप 480 ऐड करोगे तो ये एग्जैक्टली 24,000 की वैल्यू बन जाएगी। इसका ये ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 24,000 की वैल्यू बन जाएगी। ये हमारा होता है नॉर्मल लॉस को ट्रीट करने का तरीका। अकाउंट ऑलवेज इक्वल, हमेशा अकाउंट का यूनिट के इक्वल होना चाहिए, वैल्यू का वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, और उसको आपने इक्वल करना है। इस तरह नहीं कि गलत कुछ भी लिख दें। पेपर के अंदर सवाल वो ये कर सकता है कि कॉस्ट पर यूनिट आपने जो यूनिट्स को चार्ज किया वो क्या है आंसर में, तो फिर आंसर में आपको लिखना पड़ेगा 24.5। वो आपको कह सकता है कि नॉर्मल लॉस की डॉलर में वैल्यू बताओ कितनी है, तो वो आप बताएंगे कि डॉलर के अंदर इसकी वैल्यू 480 है, डॉलर के अंदर नॉर्मल लॉस की वैल्यू 40 है। वो आपसे पूछ सकता है कितने यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुए, तो नॉर्मल लॉस यूनिट 40 हुए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको टेस्ट किए जा सकते हैं। आगे हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस एंड गेन। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन, एबनॉर्मल लॉस एंड गेन या एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस मैंने कहा कि जहां पे हमने सोचा हुआ था कि 50 यूनिट लॉस्ट होंगे और जबकि एक्चुअली कितने हो गए 100। जब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस होता है उसको एबनॉर्मल। जैसे हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि ये चीज एबनॉर्मल है, यानी कि हमारी सोच से डिफरेंट है, तो वहां पे हमें एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, गेन की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड इन द लॉस इन द प्रोसेस, नॉर्मल गेन एक्सपेक्टेड गेन इन द प्रोसेस। समटाइम ऐसा होता है कि नॉर्मल गेन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अच्छा इतना मटेरियल ज्यादा नहीं जाया होगा। इफ द लॉस और द गेन इन अ प्रोसेस डिफरेंट टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब अगर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसको नॉर्मल लॉस में देंगे, गेन में देंगे, तो हमें अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन के अंदर भी देखना है। द कॉस्ट ऑफ abnormal losses, कॉस्ट ऑफ abnormal losses क्या है? गेन आर नॉट अब्सॉर्ब इनटू द कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमें उनको आउटपुट में ये अब्सॉर्ब नहीं करानी। एंड लॉस आर गेन इन द प्रोसेस अकाउंट, मतलब हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो नॉर्मल यूनिट्स हैं, आउटपुट हैं, उनको वो वाली लॉस, अब नॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यू अब्सॉर्ब नहीं करानी। अब नॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर यूनिट्स वैल्यूड एट द सेम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब हमें ये चीज याद रखनी है, जो हम कैलकुलेट करेंगे ना एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, उसी को यूज करेंगे हम एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स के लिए। एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स के लिए, अगर अबनॉर्मल गेन होता है या हमारे क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस होता है, अबनॉर्मल लॉस होता है, तो हम उसी को यूज करेंगे। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने 24.5 कॉस्ट पर यूनिट निकाली, तो लॉस की यूनिट, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू डिफरेंट होती है, अब नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल गेन है, तो उसको हम नॉर्मल जो हमारे आउटपुट बन रहे होते हैं नॉर्मल यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट को चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस वन का एक प्रोसेस अकाउंट है, मटेरियल इनपुट किया गया है। अच्छा, उसके बाद लॉ लेबर कॉस्ट है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड है 4%, वही डाटा दिया हुआ, कह रहा है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस वन एंड कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट अब नॉर्मल गेन एंड अब लॉस अकाउंट एंड द स्क्रैप अकाउंट, मतलब सारे अकाउंट हमने प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, पहले हम बना लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस अकाउंट क्या आएगा। प्रोसेस अकाउंट के अंदर अगेन हमने वही यूज करना है, यूनिट्स वैल्यू, यूनिट्स वैल्यू, यूनिट्स वैल्यू, यूनिट्स वैल्यू हमने कर दिया, या यूनिट्स डॉलर आप कर सकते हो। तो यूनिट्स आपके पास है 1000, कॉस्ट है आपके पास 10,000, लेबर कॉस्ट है 8,000। अच्छा, उसके बाद ओवरहेड्स हैं 6,000 के, ये 1,000 आ गया, ये 24,000 आ गई। इधर फिनिश गुड्स कितनी थी? 960, नॉर्मल लॉस था 40। इसके लिए हमने कॉस्ट क्या कैलकुलेट की थी?
इसकी कॉस्ट, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था 480। और ये हमारे पास कितना आ रहा था, हाँ, 24,000 डिवाइडेड बाय 1000, 23.52। पता नहीं यही कैलकुलेट किया था, 24,000 - 480 डिवाइडेड बाय 960। हाँ, 24.5 किया था। मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 को 960 के साथ, तो ये आ जाएगा 23,520। और इधर हमारे पास 480 आ गया, और इसको हम ऐड करेंगे तो 24,000 ही आ जाएगा। ये कॉलम इसके इक्वल, ये कॉलम इसके इक्वल।